हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, 100% क्वेश्चन जरूर आएगा फर्स्ट टर्म में, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको इसमें फॉर्मूला बनाना होगा बच्चों, कुछ कंडीशंस दी जाएंगी, आपको फॉर्मूला बनाना होगा। तो बच्चों आज अपन सीखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड प्रॉपर्टी, मेक द फॉर्मूला। पहला क्या था, चेक द फॉर्मूला। ठीक है, हमें डायमेंशनल फॉर्मूला आते हैं, हम मान के चल रहे हैं बच्चों। जिसको नहीं आते, जिसने नहीं देखा, प्रीवियस लेक्चर देख के आइए तो आपको फिर ये समझ आएगा। ठीक है, टू मेक द फॉर्मूला। अब बच्चों इसमें क्या होता क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे फ्रेमिंग होती है क्वेश्चन की, और आपको सॉल्व कैसे करना है, मैं सब कुछ सिखाता हूँ। इसमें होगा क्या बच्चों, इसमें कुछ कंडीशन दी जाएंगी फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, फॉर्मूला आपको नहीं पता, कुछ कंडीशन देगा, आपको बनाना है फॉर्मूला। जैसे एक बहुत फेमस फॉर्मूला आप जानते हैं, F = ma, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, आपको बनाना सिखाता हूँ कैसे करना है, क्या करना है। देखो, सेकंड प्रॉपर्टी, टू मेक द फॉर्मूला, टू मेक द फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बच्चों, मेक द फॉर्मूला में बोलेगा क्या, मान लो आइंस्टीन या न्यूटन आपके सपनों में आया, न्यूटन आया, चलो ठीक है, और आपको बोल रहा है कि फोर्स जो है बच्चों वो मास पे डिपेंड करता है और एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला बनाओ फोर्स का। तो फोर्स का फॉर्मूला आप वैसे तो जानते हो, F = क्या होता है, ma। मान लो भूल गए भाई, कुछ भी हो सकता है, भूल गए मान लो। तो अब देखो उसने क्या बोला, क्वेश्चन बोल दिया उसने कि फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एंड फोर्स डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेशन। ठीक है, ये बोल दिया उसने। आपने कहा ठीक है सर, लेकिन हमें डायमेंशनल फॉर्मूला आता है, हम सब भूल गए लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं भूले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक, अब देखो क्या करते हैं बच्चों, ये उसने बोला फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, आपने कहा ठीक है भाई। उसने कहा फोर्स डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेशन, आपने कहा ये भी ठीक है। आपने इन दोनों कंडीशन को जोड़ दिया तो आपने एक साथ लिख दिया F = ma। m का पावर हमें नहीं पता, तभी तो फॉर्मूला बनेगा, पावर के बेसिस पे ही बनेगा ना। हमें क्या पता m का पावर 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, तो हमने क्या कह दिया, m का पावर हमने मान लिया x पे डिपेंड कर रहा है, और फोर्स जो है बच्चों एक्सीलरेशन की पावर y पे डिपेंड कर रहा है। x और y वेरिएबल है। ठीक है, वैसे जनरली अपन इस पूरी प्रॉपर्टी में वेरिएबल्स a b c लिया करेंगे, पावर को a b c। ठीक है ना, यहाँ x y क्यों लिया, a b c क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी एक्सीलरेशन a अवेलेबल है, इसीलिए एक दूसरा a नहीं लिया। ठीक है, तो जब भी ये प्रोपोर्शनल आए इसको एक कांस्टेंट नाम दे दो यार, ये k आ गया, m⁴x a⁴y। ठीक है, ये बन गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्या बोलेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल देगा फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, फोर्स डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेशन, डेराइव फॉर्मूला ऑफ फोर्स बाय डायमेंशनल एनालिसिस, ऐसा बोलेगा। ओके, अब क्या करो, आप जानते हो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत यूजफुल है। जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड है वही डायमेंशन राइट हैंड साइड होनी चाहिए, राइट। ठीक है, देखो अब हमें सिर्फ पावर पता चल जाए तो फॉर्मूला पता चल जाएगा। ये क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। कई बार मैक्सिमम टाइम इसकी वैल्यू 1 होती है, कई बार कुछ और होती है, तो ये वैल्यू आपको नहीं पता रहेगी, ये आपको फिजिक्स पढ़ने के बाद ही समझ आएगी। ठीक है ना, कुछ कुछ मैं यहाँ बताता जाऊँगा, इंपॉर्टेंट 4-5 फॉर्मूले पूछे जाते हैं स्कूल में, मैं भी याद करवा दूंगा। ठीक है, और नहीं पता तो के लिख दो, कोई कुछ नहीं कहेगा, डरने की बात नहीं है। देखो तो बच्चों फोर्स क्या आ गया, ये आ गया। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, लिखो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, mLT-2, mLT-2। के को भूल जाओ यार थोड़ी देर के लिए, भूल जाओ था वो, है ना। मास के लिए m यानी मास, ये मास लिख दिया, मास का पावर कितना x है। एक्सीलरेशन मतलब LT-2, इसका पावर क्या है बच्चों, y है, तो ये लिखा m⁴x l⁴y t⁻⁻²y। यहाँ पे m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2। अब बच्चों पावर मैच करने हमको, पावर m का पावर यहाँ पे x है, m का पावर यहाँ पे 1 है। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर m के पावर की बात करें, पावर ऑफ m का पावर यहाँ x, यहाँ m का पावर 1, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 1, l का पावर y, l का पावर 1, तो y की वैल्यू क्या हो गई 1। x और y मिल गए ना, फॉर्मूला बन गया। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आई 1, y की वैल्यू कितनी आई 1, पुट इन फर्स्ट। तो F = kma, ये आ गया फॉर्मूला। और k की वैल्यू 1 होती है बच्चों एक्सपेरिमेंट में,
ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ऐसे बनाया जाता है। वो क्वेश्चन क्या बोलेगा, फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, आप कहोगे ठीक है भैया फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, फिर आप लिखोगे फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, मास का पावर मान लिया x, एक्सीलरेशन का पावर मान लिया y, ठीक है ना, कुछ और बोलता है उसका पावर भी मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे, इधर का डायमेंशनल फार्मूला, इधर का डायमेंशनल फार्मूला, m के डायमेंशन सेम करो, l के डायमेंशन सेम करो, टाइम के डायमेंशन सेम करो, इक्वेशंस बनती जाएंगी। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th में सीखा था। क्यों सीखा था, मैथ्स इज मेड टू हेल्प द फिजिक्स। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यानी कुछ नहीं करना है इस फॉर्मूले में, क्या करना है, टू मेक द फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है, टू मैच द पावर्स ऑफ x, टू मैच द पावर्स ऑफ MLT ऑन LHS एंड RHS। हमें पावर को इक्वेट करना है, टू मैच की जगह इक्वेट लिख दूं ज्यादा सही है, टू इक्वेट द पावर्स ऑफ MLT ऑन LHS एंड RHS साइड, और x और y z की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट कर लिया। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होंगे और कैसे उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, अब मान लो आपसे क्वेश्चन बोला सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, आपने रस्सी से बांध दिया एक स्फीयर को, ठीक है, उस तरीके से इसको, इस तरीके से, ये सिंपल पेंडुलम है, आपने इस तरीके से इसको झटका दे दिया, ठीक है ना, फोर्स लगा दिया, इस तरीके से मूव कर रहा है, ये क्या है, सिंपल पेंडुलम, इस तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलेगा, अब इसका टाइम पीरियड होगा कुछ ना कुछ ऑसिलेट करने का। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलेगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन mass, time period t of simple pendulum depends on mass of pendulum, mass of pendulum small m, effective length, of pendulum, effective length of string L, and acceleration due to gravity G। ठीक है, ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन दे दिया, क्या बोला है, एक सिंपल पेंडुलम इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, इसका टाइम पीरियड होगा, स्टॉप वॉच से मेजर किया जाता है, ठीक है ना, ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ये क्या है, लेंथ है, ये ऐसा होता है बच्चों सिंपल पेंडुलम, ये आपने स्ट्रिंग से लटका दिया बॉल को, स्फेरिकल मेटलिक बॉल है, ब्रास की होती है, ठीक है, इसको इस तरीके से खींचा और इस तरीके से छोड़ दिया, तो ये क्या करता है बच्चों, यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है और ऑसिलेट करता रहता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ आया, इसको कहते हैं एक टाइम पीरियड। ये इधर गया फिर यहाँ, ये टाइम पीरियड हो गया। मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में लगा इसको 2 सेकंड, तो टाइम पीरियड क्या है ऑसिलेशन का, 2 सेकंड है। बट फॉर्मूला कैसे बनाया है इसका, वो फॉर्मूला हमें बताना है, ठीक है। तो उसने बोला क्या है बच्चों, अब अपन लिखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन में ये बोल देगा इतना बड़ा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ स्प्रिंग और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, इन 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, वो बोलेगा, ठीक है। तो आप लिखोगे बच्चों टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास, इसका पावर a बोल दिया, इफेक्टिव लेंथ l, इसका पावर b बोल दिया, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, इसका पावर c बोल दिया। ओके, इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो जब भी प्रोपोर्शनल आता है कांस्टेंट k नाम दे दो, m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टाइम है, टाइम पीरियड इज टाइम, तो इसमें क्या रहेगा, t का पावर 1, m है क्या यहाँ, नहीं है, l है क्या, नहीं है, l0 m0 t का पावर 1, k को भूल जाओ, m मास टू द पावर a, लेंथ l टू द पावर b एंड g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिंग डिंग डिंग, ठीक है। देखो तो g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, तो एक्सीलरेशन का क्या होता है, lt माइनस 2 टू द पावर c, ठीक।
ये आ जाएगा बच्चों m टू दी पावर a l टू दी पावर b एंड l टू दी पावर c t टू दी पावर -2c। ये आ गया m टू दी पावर a l टू दी पावर b प्लस c t टू दी पावर -2c। m0 l0 t1 m0 l0 t1। ओके, अब बच्चों क्या करते हैं जब ये इस तरीके से, देखो एल वाले एक साथ बेसिस सेम पावर है, सबसे पहले अरेंज कर लेना है। m का पावर आ जाना चाहिए, l का पावर, t का पावर आ गए। अब बच्चों इक्वेट करिए पावर्स को, m का पावर इक्वेट करते हैं, m का, यहाँ पे m का पावर 0, यहाँ पे m का पावर a है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 0। ओके, अब l का पावर कंपेयर करते हैं, यहाँ पे l का पावर b प्लस c, यहाँ पे l का पावर 0, तो b प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, t का पावर कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे t का पावर -2c, यहाँ पे t का पावर 1, तो 2c -2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू -1/2। अब बच्चों c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद -1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर c इज इक्वल टू +1/2। भाई नेगेटिव वाला इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास क्या आ गई बच्चों, a b c की वैल्यू, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू ये सॉरी ये उल्टा कर दिया है, b की वैल्यू चाहिए थी, c की वैल्यू -1/2, तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ओके, तो b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू -1/2। ओके, पुट कर दें इसको, पुट इन फर्स्ट में पुट कर दें बच्चों, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू k m टू दी पावर 0, यानी मास पे डिपेंड ही नहीं करता टाइम पीरियड। आप छोटा हल्का सा मास बॉब का हो वो भी चलेगा, बड़ा स्फीयर हो तो भी चलेगा, टाइम पीरियड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। किस पे डिपेंड नहीं करता, टाइम, मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, लेंथ का पावर 1/2 और ग्रेविटी g का पावर c का पावर -1/2। ओके, तो टाइम हो जाएगा k l टू दी पावर 1/2, ये नीचे जाएगा g टू दी पावर 1/2, तो ये आ जाएगा k, जब पावर हाफ होता है तो अंडर रूट लगता है, √l/g। तो टाइम पीरियड आ गया बच्चों 2π √l/g। आ गया। अब k की वैल्यू 2π कैसे हुई, ये होती ही है भाई, ये जिसने फॉर्मूला बनाया उसने इक्वेट करके बनाया, हमें क्या पता कैसे थी। ठीक है ना, हमें इससे मतलब नहीं है, हम फिजिक्स में पढ़ेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता होगा। तो अभी आपको मैंने बता दिया, यहाँ टाइम पीरियड में k की वैल्यू क्या लेनी है 2π, मान लो भूल जाओ तो k लिख देना। ठीक है बच्चों, ये रहा टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π √l/g। बड़ी बड़ी कंपनी आती है इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछती हैं। इन्फोसिस जैसी कंपनी बच्चों कई बार क्वेश्चन पूछा उसमें इंटरव्यू में, क्या कि एक बल्ब लटक रहा है रस्सी से, एक बल्ब लटक रहा है रस्सी से, रोप से या वायर से। ठीक है, उस रूम में आप हैं, आपने घड़ी पहन रखी है, आपके पास और कुछ नहीं है, मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेजर करने का। अब आप उसको कैसे बताओगे उसकी लेंथ कितनी है, बल्ब जल रहा है, जले या मुझे कोई फर्क नहीं है, कैसे बताओगे। आपके हाथ में घड़ी है, तो घड़ी से आप देखो क्या करना, उसकी लेंथ पता करने के लिए उसको ऑसिलेट करवा दो। ऑसिलेट करवाओगे तो ऑसिलेशन का क्या निकाल सकते हो घड़ी से, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यहाँ टी में पुट कर देना, जी दुनिया जानती है 9.8 होता है, 2π ये सब सॉल्व करोगे, लास्ट में क्या बचेगा, एल अननोन निकल जाएगा। आपको सिर्फ अप्रोच बतानी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो देखो नोट कर लो अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से कोई कंडीशन देगा कि ये फोर्स जो है इस पे डिपेंड करता है इन पैरामीटर्स पे। कौन सा फोर्स, पहले मैं बात करता हूँ। हम बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, शायद आपने बचपन में कभी सुना हो इसका नाम लोअर क्लासेस में। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो फोर्स जो सर्कल में घुमाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस फोर्स को कहते हैं, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कर रहा है सर्कुलर मोशन तो उसको चाहिए ही चाहिए कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने पत्थर बांधा रस्सी से, आप घुमाने लगे रस्सी से पत्थर बांध के, तो उस पत्थर को क्या मिल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। उस रस्सी में जो टेंशन है वो दे रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। अर्थ घूम रहा है सन के अबाउट, अर्थ को क्या मिल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अबाउट, उसको भी क्या मिल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस दुनिया में जब भी सर्कुलर मोशन होगा
इट रिक्वायर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अलग अलग जगह अलग अलग फोर्सेस आते हैं और कहते हैं मैं दूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स। खैर उसके पहले अपन बात करें कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, ठीक है ना। तो वो वही बोल रहा है, क्वेश्चन में बोलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास m of particle, velocity v of particle and radius r of circular path। देखो क्या बोल रहा है बच्चों, एक सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल घूम रहा है। देखो ये एक सर्कल का सेंटर है और एक ये पत्थर या कुछ भी इलेक्ट्रॉन मान लो न्यूक्लियस के अबाउट घूम रहा है। जो मास घूम रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका मास अपन ने मान लिया m, और ये सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, सेंटर से इसका डिस्टेंस है r, और ये जो घूम रहा है बच्चों इसकी घूमने की वेलोसिटी क्या है v। तो इस पर लग क्या रहा है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये रेडियस r है यहां से यहां तक, इस पे क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कहां होती है, टुवर्ड्स सेंटर होती है। क्या होती है, टुवर्ड्स सेंटर। फॉर एग्जांपल तुम्हें मैंने बिठा दिया उस पत्थर पे जो मैं घुमा रहा हूं सर्कल में, तो जब भी तुम देखोगे ना तो तुम्हें पता है कहां ऐसा लग रहा होगा कि तुम सेंटर की तरफ चले जाओगे। अरे गया मैं सेंटर की तरफ। तुम पे एक फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो सेंटर की तरफ लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो क्या बोला क्वेश्चन में कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी, रेडियस। हमने मान लिया मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है, a मान लिया, इसका पावर b, इसका c, कुछ भी हो सकता है भाई ये फॉर्मूला, हमें आ भी क्या पता। वैसे मैं बता देता हूँ, mv²/r होता है फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स। लिप्स पे मेरे बैठा है, आपके भी बैठ जाएगा, mv²/r, ठीक है। पर हमें तो अभी नहीं पता, हम मान के चल रहे हैं। हमारे सपने में आया आइंस्टीन, उसने कहा देखो भाई ऐसे ऐसे डिपेंड करता है फोर्स, चलो निकालो। तो हमने कहा ठीक है, हमारे सर ने सिखाया था, ही लगाते हैं को फंडा, प्रोपोर्शनल हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बच्चों, के को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई सा भी फोर्स है तो फोर्स ना, और फोर्स है तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, mlt-2। चलिए तो ये लग गया बच्चों mlt-2। ये के को गोली मार दो, m⁴ वेलोसिटी lt-1 2⁻b, रेडियस इज l⁻c। तो ये आ गया m⁴ l⁻b t⁻−b एंड l⁻c। m1 l1 t-2, m⁴ बेसिस सेम पावर है b + c t-b, m का पावर 1 l का पावर 1 t⁻²। ओके स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा पास कर देते फर्स्ट। अब यहाँ पे इक्वेट करें m को इक्वेट करें तो यहाँ पे m का पावर 1 है और यहाँ पे m का पावर a है, देयरफॉर a की वैल्यू कितनी, 1। फिर l की पावर को इक्वेट करें, l का पावर b + c, l का पावर 1, तो b + c इज इक्वल टू 1। टाइम का पावर क्या, -b इधर, उधर -2, ये माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू 2, ये उठा के रख दो यहाँ, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2 + c इज इक्वल टू 1, देयरफॉर c इज इक्वल टू -1। तो लास्ट में लिख सकते हैं क्या, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1। पुट इन 1 में पटक दो, 1 में रख दो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स। अब क्या आ जाएगा, k, m का पावर a की वैल्यू 1, v का पावर b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1, और नेगेटिव पावर मतलब नीचे जाएगा ये, तो ये आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स k mv² नीचे जाएगा, ये r हो जाएगा +1 हो जाएगा पावर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है mv²/r, क्योंकि k की वैल्यू होती है 1। अब आपको कैसे पता, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बताता जाऊंगा k की वैल्यू कहाँ कहाँ क्या होगी। जहां आपको नहीं पता और स्कूल में क्वेश्चन आता है k की वैल्यू आप k ही लिखी रहने दो, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों इस क्वेश्चन में, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा क्या, वेलोसिटी ऑफ साउंड v डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम e एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम d, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पूछ रहा है बच्चों,
ठीक है, जब आप ये साउंड यूनिट पढ़ लोगे तो यह फॉर्मूला ही आपको याद हो जाएगा जो भी पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो कुछ कंडीशन दी उसने। वेलोसिटी ऑफ साउंड v जो है बच्चों सॉल्यूशन में हम लिखेंगे किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी e एंड डेंसिटी d ऑफ मीडियम। बच्चों मीडियम पे डिपेंड करता है साउंड, यकीन करो मेरी बात का, ठीक है ना। जैसे हम एयर में हैं, वाटर में हैं, सॉलिड में हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दो दोस्त बात कर रहे हो, बहुत बात करते हो और क्लास में बैठे बैठे बात करते रहते हो, मानते नहीं है, टीचर बोल दे कुछ भी बोल दे, बाहर निकाल दे तो भी नहीं मानते। बात कर रहे हो, मान लो तुम दोनों बातें कर रहे हो, ठीक है ना, मैंने कहा गेट आउट फ्रॉम द माई क्लास, बाहर निकाल दिया क्लास से, तुम लोग लेक चले गए बात करते करते, स्कूल से ही निकल गए, बात करते करते लेक चले गए, ठीक है ना। अपने तीसरे दोस्त को नहीं लगा, उस तीसरे दोस्त को गुस्सा, उसने धक्का दे दिया दोनों को पानी में भी बातें कर रहे हो बच्चों, पानी में भी बातें, क्या सुनाई देगा? सुनाई देगा? नहीं देगा? देगा, और अच्छा देगा, फास्ट देगा। क्यों? क्योंकि साउंड की स्पीड एयर से ज़्यादा किस में होती है? वाटर में होती है। और उससे ज़्यादा किस में होती है? सॉलिड में। रेल की पटरी पे अगर तुम 5 किलोमीटर दूर भी खटखट करोगे 1 सेकंड में सुनाई दे जाएगा। यानी मीडियम पे डिपेंड करता है साउंड, ठीक है ना, मीडियम की प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक, चलो देखो, तो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ई एंड डेंसिटी डी, हमने पावर बोल दिया ए और बी। तो बच्चों v इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी की जगह क्या आ जाएगा? k, इलास्टिसिटी e टू द पावर a d टू द पावर b, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या चाहिए? इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फार्मूला और d का, और वेलोसिटी का तो हम जानते हैं। देयरफॉर v का क्या होता है? lt माइनस 1। सब क्या लिख लो पहले। इलास्टिसिटी क्या होता था? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इसका तो यूनिट होता नहीं था ना, डायमेंशनल फार्मूला होता था। स्ट्रेस क्या होता था? फोर्स अपॉन एरिया। तो mlt माइनस 2 अपॉन L2, L से L कैंसिल। तो बच्चों इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला बन गया अपना फाइनली? इलास्टिसिटी का आ गया ml माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है। अब देखिए, अब क्या चाहिए? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, m अपॉन L क्यूब, ml माइनस 3। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब यहाँ पुट कर देते हैं, v को लिख देते हैं lt माइनस 1, k को भूल जाओ, इलास्टिसिटी को क्या लिख दो? ml माइनस 1 t माइनस 2 टू द पावर a, डेंसिटी इज ml माइनस 3 टू द पावर b, ठीक है। m0 l1 t माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, m टू द पावर a l टू द पावर माइनस a। अरे ध्यान सुनो भाई बातें, मतलब देखो, माइनस a t टू द पावर माइनस 2 है, ठीक है, m टू द पावर b l टू द पावर माइनस 3b। अब देखो इक्वेट कर दो। अच्छा इक्वेट से पहले देखो, ये बेस सेम पावर 8, ये पावर 8 क्लास नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। l का पावर माइनस a, l का पावर माइनस 3b, t का पावर माइनस 2a, m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर माइनस 1। अब पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, चलो तो करते हैं, इक्वेट करते हैं बच्चों। m का पावर यहाँ पे a प्लस b है, वहाँ पे m का पावर 0 है, ठीक है। ये किसका पावर इक्वेट किया? m का। अब किसका कर दो? l का। तो यहाँ पे है माइनस a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। फिर t का पावर कितना है? माइनस 1। तो माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 1, तो a इज इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू यहाँ रख दो, 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू माइनस 1/2। a भी निकल गया और p भी निकल गया, c है क्या? नहीं, बस निकल गया। तो पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन थी वेलोसिटी की v इज इक्वल टू k e टू द पावर a की जगह 1/2, d की जगह माइनस 1/2। माइनस पावर मतलब नीचे फेंको, नीचे भेजो, k e टू द पावर 1/2 d टू दी पावर 1/2। नेगेटिव पावर नीचे जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये फाइनली आंसर आ गया अपना k अंडर रूट e बाय d, ठीक है। k की वैल्यू यहाँ 1 हो जाती है बच्चों। तो फाइनल आंसर अपने सामने ये आ गया, बहुत ही खूबसूरत आंसर, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट e बाय d। किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत हो बोलो, वो स्टेप ही हटा देंगे अपन, डरने की बात नहीं है, ठीक है। देख लीजिए, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स बनती है इस तरीके से, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ वाटर, वेवलेंथ, ये जो वेव्स बन रही है इसकी लेंथ, वेवलेंथ ऑफ वाटर, ठीक है। किस चीज पर डिपेंड कर रही है बच्चों, सुनना, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स v डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एंड ग्रेविटी ऑफ वाटर। वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है, तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है बच्चों। वेलोसिटी जो है वाटर वेव्स की, वेव्स चल रही है किस पे डिपेंड कर रही है, तीन फैक्टर पे, वेवलेंथ पे, डेंसिटी पे, ग्रेविटी पे, ठीक है। अपन ने कहा ठीक है भाई, क्वेश्चन देखा पड़ा था, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके। अब देखो तो आप क्या लिखोगे, आप वेलोसिटी सब पे डिपेंड करेगी ना, आप लिखोगे सॉल्यूशन में वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ टू द पावर a, डेंसिटी टू द पावर b एंड ग्रेविटी टू द पावर c, ठीक है। तो v इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट k लैम्डा टू द पावर a, d टू द पावर b एंड g टू द पावर c। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 नाम, ये दे दिया इक्वेशन नंबर 1 नाम, ठीक है। अब क्या करो, वेलोसिटी इज lt-1, k को भूल जाओ भी, वेवलेंथ है तो लेंथ ना, l टू द पावर a, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम m बाय l क्यूब यानी ml-3, ओके, ये आ गया ml-3। ग्रेविटी g को लिख सकते हैं lt-2 टू द पावर c और इसको लिख देंगे टू द पावर b और ये हो गया टू द पावर c। m0 l1 t-1 l to the power a, m to the power b, l to the power -3b and l to the power c, t to the power -2c। m to the power b, l to the power a -3b plus c और यहाँ पे t का पावर -2c, m0 l1 t-1, ओके। तो पावर इक्वेट करें, m का पावर क्या, b की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। l का पावर क्या, l का पावर a, t का पहले इक्वेट कर देते हैं, t का इजी दिख रहा है कि नहीं, t -2c इज इक्वल टू -1, तो c कितना आ गया 1/2, तो b का पावर भी आ गया, c का भी आ गया। अब l को इक्वेट करें, l का पावर a -3b प्लस c, l का पावर यहाँ ये है, वहां क्या है 1, ये लिख दिया हमने 1, ठीक है। अब बच्चों c की वैल्यू 1/2 लिख दो और b की वैल्यू 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 0 × 3 0 और c की वैल्यू 1/2 तो प्लस था, प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 1 माइनस 1/2 तो इज इक्वल्स टू 1/2। सबकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू कितनी 1/2, b की वैल्यू कितनी 0, c की वैल्यू कितनी 1/2। पुट इन फर्स्ट में पुट करते ही बच्चों v आ जाएगा कितना k लैम्डा टू द पावर 1/2, डेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करेगा और g टू द पावर 1/2, तो v इज इक्वल्स टू k √ लैम्डा g। ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए कॉन्सेप्ट समझ आया कैसे डेराइव करने होते हैं क्वेश्चंस, रटने की जरूरत नहीं है। सरफेस टेंशन पे डिपेंडेंसी आ सकती है कभी, कुछ ना कुछ। अब कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करके भेजने हैं मुझे, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन दिया है बच्चों, जैसे क्वेश्चन 1 होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन 1 दिया है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। गिटार में स्ट्रिंग होती है, हम उसको प्लग करते हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन नंबर 1 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है ना, और डिपेंड करता है मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m एंड टेंशन T इन स्ट्रिंग, ठीक है। लिख देता हूं सब मैं, यहाँ पे F का मतलब है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, L का मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, M का मतलब मास और T का मतलब टेंशन इन स्ट्रिंग। यहाँ पे M का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, किसका मास पर यूनिट लेंथ, स्ट्रिंग का। ये गिटार होता है बच्चों, ये गिटार, मेरी उम्र के नौजवानों देखो वो गाना सुना होगा आपने, तो ये गिटार की स्ट्रिंग है बच्चों, ठीक है ना, स्ट्रिंग है। तो जब स्ट्रिंग आप प्लग करोगे तो यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ का मतलब है टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग और टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को डिवाइड कर देना। तो समझ गया ना, यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ की जगह सिर्फ मास नहीं आएगा, मास पर यूनिट लेंथ आएगा, कैपिटल M अपॉन कैपिटल N। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ml-1 हो जाएगा। टेंशन क्या बताया था, टेंशन
फोर्स होता है, ठीक है, टेंशन इज अ फोर्स। ठीक, डेराइव करके भेजना बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, अब इसमें बोला गया है प्लैनेट, अ प्लैनेट मूव्स, अ प्लैनेट ठीक बच्चों, फंडा मैंने आपको सिखा दिया है डायमेंशनल फार्मूला बनाने का। ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन भेजूंगा, और उसके पहले आप सॉल्व करके मुझे भेजिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन समझते हैं ना, मैं एक बार बोलता भी जाता हूँ, लिखे हुए तो है, मैं समझाता जाता हूँ। अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। प्लैनेट सन के अबाउट किस में घूमते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, सभी जानते हैं, ठीक है। इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी डिपेंड्स ऑन, देखो टाइम किस किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। बस इसको दे दो ए, इसको दे दो बी, इसको दे दो सी, बाकी जी का निकाल लेना, एम का पता है, आर का पता है, ये टाइम है, इक्वेट कर देना, पावर सॉल्व हो जाएगा, एबीसी की वैल्यू निकालना हमारा टारगेट है। ओके, चल अगला क्वेश्चन देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग ड्रॉप। एक ऑसिलेटिंग ड्रॉप का फॉर्मूला हमें बनाना है। उसने क्या बोला? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग ड्रॉप डिपेंड्स ऑन रेडियस, और किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन डेंसिटी रॉ एंड सरफेस टेंशन एस। सरफेस टेंशन को टी से भी डिनोट करते हैं, एस से भी। सरफेस टेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम टेंशन। सरफेस टेंशन किस में होती है? लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सरफेस टेंशन एस ऑफ लिक्विड, फाइंड एक्सप्रेशन। तो इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसी ऑर्डर में डेराइव करना। तो ए बी सी का वैल्यू मुझे भेज देना आप सॉल्व करके, ठीक है। अगला देखो, इन कैपिलरी राइज। कैपिलरी क्या होता है? एक पतला सा फाइन पाइप, आप अगर पानी में डिप कर दो लिक्विड्स वगैरह में, तो या तो लिक्विड राइज कर जाएगा या लिक्विड फॉल कर जाएगा। सरफेस टेंशन में मैं बताऊंगा कब राइज कब फॉल होता है। अभी आप ये समझो कि आपने जैसे एक पतला सा पाइप को डिप किया, पानी उसमें ऊपर आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये एक लिक्विड है, लिक्विड ऊपर आ गया, यहाँ पे था, इसको कहते हैं कैपिलरी राइज। यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर चला गया। तो क्या बोला है? कैपिलरी राइज जो है किस किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइट किस किस पे डिपेंड करे जो ऊपर गई है? रेडियस पे, पाइप का जो रेडियस होगा, रेडियस आर पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी रॉ पे, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ए बी सी, खत्म। फिर क्या बोल रहा है? विस्कस फोर्स एक्ट ऑन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल। अब मैंने आपको बताया था कोई बॉडी जब लिक्विड में गिरती है तो उस पर क्या लगता है? विस्कस फोर्स, अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉडी। आपने इधर फेंका, इधर लगेगा विस्कस फोर्स। आप नीचे गिर रहे हैं, आप पे कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा विस्कस फोर्स। ओके, तो विस्कस फोर्स जो है किस किस पे डिपेंड करता है, ये उसने दिया हुआ है इसमें। विस्कस फोर्स एक्ट ऑन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर, वेलोसिटी v एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। एंड किस किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे, वेलोसिटी पे, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पे, ठीक है। के जो लोग है उसकी वैल्यू 6 पाई दी गई है। फॉर्मूला बनाना है आपको, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी। ओके, लास्ट क्वेश्चन, मूविंग इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बच्चों, न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो पार्टिकल दोनों, बच्चों आपको पता है लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। उसी तरीके से पार्टिकल के भी दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उससे वेव निकल रही है, वेव। तो उसकी जो वेवलेंथ है वो कैसे डिपेंड करेगी? देखो, वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसका पावर ए, इसका बी और इसका सी बोल दो। ये मास है, ये वेलोसिटी है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना सिखाया था मैंने। और ये क्या? वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब लेंथ, ठीक है। सॉल्व करना और भेजना मुझे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.